उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय जन नेता के साथ ही महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे और स्वर्गीय वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया बल्कि राज्य के विकास के लिए भी एक आधार तैयार किया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जम्मू के पुंछ जिले में बफलियाज इलाके में आतंकी हमले में बलिदान हुए गौतम कुमार और नायक वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर आज सोमवार को उत्तराखंड पहुंचे और पार्थिव शरीर को सेना के विमान से देहरादून एयरपोर्ट लाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजौरी आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले चमोली के नायक वीरेंद्र सिंह और पौड़ी गढ़वाल के राइफलमैन गौतम कुमार के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परिजनों को ढांढस बंधाया। इनके बाद दोनों के पार्थिव शरीरों को सेना के हेलीकॉप्टर से उनके घर भेजा गया। घर पर शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो बता दें आपको कि जिस तरह से जम्मू के पुंछ जिले में बफलियाज इलाके में आतंकी हमले में बलिदान हुए शहीद गौतम कुमार और नायक वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड पहुंचे। पार्थिव शरीर को सेना के विमान से देहरादून एयरपोर्ट लाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजौरी आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले चमोली के नायक वीरेंद्र सिंह और पौड़ी गढ़वाल के राइफलमैन गौतम कुमार के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही ढांढस परिजनों को बंधाया। इसके बाद दोनों के पार्थिव शरीर को सेना के हेलीकॉप्टर से उनके घर पर भेजा गया। घर पर शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचते ही कोहराम मच गया। सीएम के निर्देश पर इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू के ग्राउंडिंग को लेकर अधिकारी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर इन्वेस्टमेंट की ग्राउंडिंग को लेकर सरकार इतनी गंभीरता से काम कर रही है। खुद सीएम धामी के ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 फरवरी तक सभी ऐसे निवेश की ग्राउंडिंग कर ली जाए जिसमें संभावना ज्यादा हो और रोजगार की संभावना ज्यादा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था इसमें कि अगले 7 दिन में सभी विभाग जो भी जितने भी एमओयू हुए हैं सबके साथ संपर्क स्थापित कर लें और उसके आधार पर कैटेगराइज कर लें कि कौन हमारे ABC कैटेगरी में कैटेगराइज कर लें कि कौन से ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं रोजगार के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन सीरियस कैंडिडेट, सबको देखते हुए कैटेगराइजेशन कर दिया जाए और उस कैटेगरी के हिसाब से फिर लोगों से परस्यू हम लोग करें और ये देख लें कि कई ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो कि हम लोग 15 फरवरी से पहले पूरे कर सकते हैं। उसको कैटेगराइज करते हुए उसकी समीक्षा दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसे उसमें निर्देश थे। तो पहले चरण में सभी से हम लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस की स्थापना को इस साल 138 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस ने 18 साल की उम्र से ही अधिक के व्यक्ति को 1,380 या फिर 13,813,08,000 रुपए चंदा देने की अपील की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आर्थिक तंगी का दावा करने वाली कांग्रेस ने आगामी आम चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने कार्य करना शुरू कर दिया है। अब भाजपा ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसा है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस के अभियान पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में देश के उद्योगपति और व्यापारियों को डरा धमका कर उगाही की है और अब एक बार फिर कांग्रेस ने चंदा उगाही करने का काम किया है। कई राज्य उनके हाथ से साफ हो गए हैं। पार्टी चलाने के लिए अब चंदा जुटा रही है, लेकिन इस अभियान से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड प्रदेश में नए मदरसे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर खोलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रस्ताव रखा है जिसमें मार्च महीने से शुरू होने जा रही मदरसों के पहले सेशन का नाम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा जाएगा। इनकी प्रेरणा से बच्चे सुनहरे भविष्य की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, जिसको हमने तय किया है कि हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस होगा। वहाँ बच्चे अब सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हमारा मानना है कि अब उत्तराखंड से बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट बनते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च दे सके, उस दिशा में इन मदरसों को डेवलप किया जाएगा। और हमने ये आग्रह युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से किया था, जिसको उन्होंने स्वीकार करते हुए अब इन मदरसों का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाएगा। वहीं पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 23 सितंबर 2022 की रात जेसीबी से वंतरणा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर ने 22 दिसंबर को कोटद्वार कोर्ट में अहम गवाही दी। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान जेसीबी चालक ने खुलासा किया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया था। पहले तत्कालीन एसडीएम और पुलिसकर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़ी गई। इसके बाद देर रात 1 बजे विधायक ने दोबारा बुलवाकर शटर और जंगला तोड़ने को कहा। इस केस में शुरुआत से ही सबूतों को मिटाने के आरोप स्थानीय विधायक पर लगते रहे हैं, लेकिन वो इससे इनकार करते रहे। बता दें आपको कि एक बार फिर से विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और ऐसे में भाजपा के विधायक का नाम एक बार फिर से आने के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और किसी ही चीज को दबाया भी नहीं जा रहा है। जैसे ही अंकिता प्रकरण सामने आया, आर्य पार्टी जो परिवार है, आर्य परिवार, उनको तुरंत ही पार्टी से जो रास्ता है वो बाहर का दिखा दिया गया। किसी भी प्रकार से सरकार आर्य परिवार को बचाने का काम नहीं कर रही है। जहां तक विधायक के नाम की बात है तो सरकार इसका संज्ञान लेगी। देखिए, ऐसा ये जो प्रकरण हुआ है अंकिता भंडारी का, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय प्रकरण हुआ है और इससे पूरा शोक में है उत्तराखंड। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी चीज़ों को हम लोगों ने दबाया नहीं है। जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया, आर्य परिवार को हम लोगों ने तुरंत पार्टी से बहिष्कार किया, उनको बर्खास्त कर दिया। महिला को प्रभाव में लेने के लिए पुलिस हेड कांस्टेबल ने ऐसा काम किया कि अब जेल जाने की नौबत आई। बता दें आपको कि उत्तराखंड पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज की उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित पीएसी में तैनात है और हेड कांस्टेबल मनोज ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फर्जी मेल आईडी तैयार कर हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए और ये पूरा फर्जीवाड़ा आरोपी हेड कांस्टेबल ने रुद्रपुर में स्थित एक महिला को प्रभाव में लेने को लेकर किया है। पूरे मामले का फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब महिला ने यूके SSSC में अपने नियुक्ति पत्र की जांच करवाई। जैसे ही नियुक्ति पत्र यूके SSSC पहुंचा तो फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस पर आयोग ने एसटीएफ से जांच करवाकर पूरे मामले में आरोपी पुलिस जवान के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना रायपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें कि यूके SSSC से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव यूके SSSC को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु एसटीएफ को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो 31 पीएसी रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा यह फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा उस एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है। थाना रायपुर में 66 DIT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभी तक कुछ ऐसी जानकारी मिली कि क्या कुछ कारण रहा है जिस कारण ये नियुक्ति पत्र बना? देखिए, अभी मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें एसटीएफ की जांच को भी सम्मिलित किया गया है। उसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसमें विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी।
वहीं रुद्रपुर में अयोध्या निर्माणाधीन श्री राम मंदिर से पूजित अक्षत कलश यात्रा शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर डीडी चौक होते हुए दुर्गा मंदिर 5 मंदिर के लिए प्रस्थान की और जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। वहीं जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंजता हुआ नजर आया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों का 500 वर्ष की तपस्या अब राम मंदिर के रूप में अपना आकार ले रही है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार है। तो वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जिसका पूरा देश साक्षी बनेगा, उसके निमित्त आज रुद्रपुर नगर में अक्षत कलश यात्रा आयोजित हुई। इस दौरान दर्शन मंत्री उत्तम दत्ता, पूर्व मेयर रामपाल, अनिल चौहान, भारत भूषण चुग और अन्य लोग मौजूद रहे। बड़े ही भव्य कार्यक्रम में उस राम मंदिर, भगवान राम मंदिर का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं और उसको लेकर पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश से हमारी फिल्मी हस्तियां, उद्योग हस्तियां, खेल जगत की हस्तियां सभी वह शामिल होने वाली हैं। और अयोध्या जी के इतिहास में कभी भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे तो गरुड़ विमान से आए थे। पहली बार इंडियन एयरफोर्स का विमान कल वहाँ पहली बार उतरा है, उससे लैंड किया है। तो ऐसे काम होने जा रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते थे। आज हमारी पीढ़ी के लिए बड़े गर्व का क्षण है कि हम लोग भगवान राम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। देहरादून में जाम की बड़ी वजह बने आड़त बाजार को शिफ्ट करने की तैयारियां तेज कर दी गई है। ऐसे में एमडीटीए ने साफ कर दिया है कि अभी केवल आड़त बाजार के लोगों को शिफ्ट वहां किया जाएगा, क्योंकि अभी शहर को इस जाम की झाम से बाहर निकालना है। कि लगभग 130 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वहीं एमडीटीए वीसी ने बताया है कि विस्थापन नीति के अनुसार जो मानक बने हैं उसी के आधार पर तमाम विस्थापितों को जमीन दी जाएगी और अगर वो जमीन नहीं लेना चाहेंगे तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड में 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर फैसला लिया है। प्रदेश में जून 2024 तक एस्मा लागू रहेगा। सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया है। इस दौरान हड़ताल करने पर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किए हैं आदेश। प्रदेश में जून 2024 तक एस्मा जारी रहेगा। दिनेशपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम, तहसील विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा बिना पंजीकृत क्लिनिक एवं हॉस्पिटल पर ताबड़तोड़ छापे मारते हुए एक हॉस्पिटल और 3 क्लिनिक को सील किया। इस दौरान दिनेशपुर नगर में अफरा तफरी का माहौल बना गया और अधिकांश क्लिनिक दुकान बंद कर दिए। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना ने कहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार बिना पंजीकृत एवं झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जा रही है। उनकी डिग्री एवं जिले में पंजीकृत है या नहीं उसकी जांच की जा रही है। जिन डॉक्टर्स के पास कागजात पूरे हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। जिनके पास कोई कागजात नहीं है उन पर कार्रवाई की जा रही है। समय हमने निरीक्षण किया 6 क्लिनिक में से, नहीं 7 क्लिनिक का, जिसमें से हमने 4 सीज किए। 3 के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उनके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाले भी डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और बायोमेडिकल बेस वाले थे, तो उनको हमने नहीं किया कुछ भी और बाकी 4 को हमने सील कर दिया है और सीएमओ साहब को आज हम रिपोर्ट भेज देंगे। ये लोग फिर दोबारा खोल नहीं पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इनको ऊपर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर वो जेल का प्रोविजन होगा। डॉक्टर साहब आज देखा गया है कि अधिकांश इसमें हम ये करेंगे कि जो यहाँ पे हमारे एमओआईसी साहब हैं डॉक्टर प्रदीप पांडे जी, मैं उनको एक टास्क दे के जाऊंगा और वो सामंजस्य बनाते हुए थाना दिनेशपुर के साथ, क्योंकि ऑर्डर ये सारे एमओआईसी के लिए है कि जितने भी एमओआईसी हैं वो अपनी अपनी जगह अपने अपने क्षेत्र में जो भी उनके ऐसे क्लिनिक झोला छाप वाले चल रहे हैं सबका निरीक्षण करना है और जो अगर अनियमितता पाई जाती है तो उसकी हमें रिपोर्ट डीएम साहब को भी और सीएमओ साहब को भी दी। कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर से मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज की व्यवस्था धराशायी हो गई। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने को है लेकिन गांव में पक्के रास्ते तक नहीं बन पाए हैं। बागेश्वर मुख्यालय से जुड़े घिरौली गांव के धौड़ाटी
तिड़ाली चौक मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं। खिरौली ग्राम प्रधान अपने क्षेत्रों में पक्के पैदल रास्ते तक नहीं बना पाए हैं। पहाड़ में बने पगडंडी के सहारे ग्रामीण चलने को मजबूर हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ना तो पक्के पैदल रास्ते की व्यवस्था है और न ही पानी की व्यवस्था की गई है। घिरौली गांव का ग्राम प्रधान एक राशन कार्ड तक नहीं बना पाया है और ऐसे में ग्रामीण कई बार ग्राम प्रधान और विधायक बागेश्वर के घर में तक चले गए हैं। ग्रामीणों को लगातार आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, केवल कागजों में ही विकास कार्य हुए हैं, धरातल पर विकास नहीं हुआ है। घिरौली के ग्रामीण ने प्रदेश सरकार से गांव के हालातों की सुध लेने की अपील करते हुए दुखी मन से कहा है कि नई पीढ़ी के बने ग्राम प्रधानों को गांव की समझ तक नहीं है। विकास की परिकल्पना तो दूर की कौड़ी है। हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना से पहले हर की पैड़ी पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया। योजना के मुताबिक पुलिस चौकी को हर की पैड़ी की थीम और उत्तराखंड की पारंपरिक शैली के तहत डेवलप किया जाना है। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर DPR तैयार की जा रही है। उसके बाद कॉरिडोर का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि हर की पैड़ी चौकी का रिकंस्ट्रक्शन कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का काम माना जा रहा है। फिलहाल हर की पैड़ी पुलिस चौकी यहां से 100 मीटर की दूरी पर शिफ्ट कर दी गई है और हर की पैड़ी मुख्य द्वार के बगल में बनी हुई है। पुलिस चौकी की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और इसके बाद जल्द ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। उत्तराखंड है तो ऑब्वियस है कि हम अपने पारंपरिक शैली में ही उसको बनाएंगे, क्योंकि हर की पैड़ी में जो पुलिस चौकी है स्थापित है आज की डेट में, वो आपने देखा होगा कि काफ़ी वर्षों से वैसी हालत में था। अब उसको हम लोगों ने इसलिए टेकअप किया कि एक तो पारंपरिक लुक हमें वहाँ पे मिलेगा और हर की पैड़ी के हार्ट में है वो, ताकि मैक्सिमम लोग जो देखते हैं तो हमारे उत्तराखंड की जो वास्तुकला है उससे वो रूबरू हो चुके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।